हेलो एवरीवन, सार ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं हमें सारा डेटा फिल करने के लिए, चाहे वो स्टूडेंट्स का डेटा हो, चाहे वो टीचर्स का डेटा हो, उसके लिए एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करी जाती हैं जिसके बेसिस पे हमें सारा डेटा भरना होता है। तो वो गाइडलाइंस के बारे में देखेंगे कि उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या है और आपको आसान भाषा में बताएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो सारा डेटा फीड करने में। और अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने टीचर्स डेटा और स्कूल डेटा भी फीड नहीं किया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं, एक डिटेल प्रोसीजर बताऊं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो में आगे बढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ कि गाइडलाइंस में क्या क्या दिया है। तो मैं यहाँ पर जा रही हूँ, यहाँ से मैं गाइडलाइंस को ओपन कर लूँगी। मेरे में गाइडलाइंस अवेलेबल पहले से हैं तो मैंने यहाँ से इसको ओपन कर लिया है। देखिए, ये पूरी गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट ने हमें दी हैं और जिसको बहुत ध्यान से पढ़कर हमें सारा डेटा फीड करना है। तो ये तो स्कूल्स की गाइडलाइंस हैं, टीचर्स की गाइडलाइंस हैं, बट हम यहाँ पर देखेंगे कि स्टूडेंट्स के डेटा के लिए क्या गाइडलाइंस दी हुई हैं। तो ये देखिए, स्टूडेंट प्रोफाइल सेक्शन 4, यहाँ से सारी डिटेल्स स्टूडेंट्स के लिए दी हुई हैं कि उनकी क्या क्या प्रोसेस है, किस तरह से हमें डेटा को फीड करना है स्टूडेंट्स का। पार्ट ए, सेक्शन डिटेल्स नीड टू सेट वंस बिफोर फीडिंग ऑफ स्टूडेंट डेटा। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी बच्चे का डेटा आपको फिल करना है उससे पहले आपको सेक्शन की डिटेल्स देनी है कि कितने सेक्शन है आपकी क्लास में। सेक्शन 1 सेक्शन है, 2 सेक्शन है। और अगर किसी भी सेक्शन, किसी भी स्कूल में किसी भी क्लास का अगर एक ही सेक्शन है तो वहाँ ऑटोमेटिकली सेक्शन ए आ जाएगा लिखकर, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक थ्योरी आती है कि जो अलाइज सेक्शन अलाइज है वो क्या है, लोग पूछते हैं। तो वो कुछ नहीं है, अगर आपने किसी सेक्शन ए बी की जगह आपने कोई नेम दिया है किसी सेक्शन को, लाइक जैसे हम लोग 12th में करते हैं कि एक कॉमर्स सेक्शन होता है, एक साइंस सेक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपने सेक्शन के नेम दिए हैं तो वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं पर्टिकुलरली सेक्शन को, तो उसलिए होता है। बाकी अगर ए बी सी सेक्शन है तो नॉर्मल जो सेक्शंस का ऑप्शन दिया है वहाँ जाके आप ए बी सी को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ दिया है पार्ट बी, स्टूडेंट्स की डिटेल। तो यहाँ है जर्नल इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट, जो भी जर्नल इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स की, जैसे कि एकेडमिक ईयर, कि एकेडमिक ईयर क्या है। तो यहाँ दिया है इन्होंने कि जो भी 22-23 का जो एकेडमिक ईयर है, जो आपके स्कूल का एकेडमिक ईयर है जहाँ से आपका क्लासेस स्टार्ट होती हैं 22-23 की, वो डेट डालिए, या फिर जो बच्चे ने एडमिशन लिया है वो डेट डाल दीजिए। यूडाइस कोड स्कूल का रहेगा। क्लास ऑफ द स्टूडेंट ये तो पता ही है, सेक्शन, रोल नंबर डाल देंगे। बाकी जो बेसिक डिटेल्स हैं, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब तो आप डाल ही लेंगे। बाकी मदर टंग ऑफ द चाइल्ड में आपको ये ध्यान रखना है कि मदर टंग ऑफ द चाइल्ड वो होगी जो बच्चे की मातृभाषा, ये वो होगी जो बच्चा शुरू से बोलता है। जनरल जो कम्युनिकेशन है, जिस बातचीत जो जिस भाषा में बच्चा करता है वो आपकी मदर टंग कहलाएगी बच्चे की, ठीक है। तो वो आप लैंग्वेज वहाँ से फिल कर देंगे जो ऑप्शंस होंगे। दूसरा है वेदर अंत्योदय और बीपीएल बेनिफिशियरी। तो अंत्योदय और बीपीएल बेनिफिशियरी में ये है कि कोई बच्चा अगर कोई बीपीएल की कैटेगरी में आता है, आप क्या उस बच्चे ने सर्टिफिकेट लगाया होगा तो आप उसको वहाँ मेंशन कर देंगे। तो ये पॉइंट 4.1.17 जो पॉइंट है उसमें पूछ रहा है कि वेदर CWSN इफ़ यस टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि CWSN मीन्स होता है चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। तो जो बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है, जिनको हियरिंग प्रॉब्लम है, जिनको देखने में प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चे जो है उनके लिए आप की क्लास में कोई बच्चा है ऐसा कि नहीं। और उनकी डिटेल्स देखिए यहाँ पर, ये जो गवर्नमेंट ने वेबसाइट दी है, इस वेबसाइट पर जाकर आप सारी डिटेल्स चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें CWSN में आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें, तो वो आप देख लेंगे। उसके बाद इन 4.1.19 में कह रहा है कि इस दिस चाइल्ड आइडेंटिफाइड एज आउट ऑफ द स्कूल चाइल्ड। तो ये चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान रखिए कि
आउट ऑफ द स्कूल चाइल्ड किसको कहते हैं है जो हाईलाइटेड पैराग्राफ है, इसमें कहा गया है कि ऐसा बच्चा जो 6 से 14 साल की एज का है और वो उसने कभी कोई एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं ली है, कभी वो स्कूल नहीं गया है, तो ऐसे बच्चे को भी आप आउट ऑफ द स्कूल कैटेगरी में रखोगे। और ऐसा बच्चा जिसने बिना कोई पहले से इंफॉर्मेशन दिए, जो बच्चा 45 डेज से ज़्यादा एब्सेंट रहा है स्कूल में और उसने कोई प्रायर नोटिस नहीं दिया है, तो ऐसा बच्चा भी आउट ऑफ द स्कूल कैटेगरी में आएगा। ठीक है। 4.2 पॉइंट आप देख रहे होंगे कि इनरोलमेंट डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट इन प्रेजेंट स्कूल फॉर करंट ईयर। सो करंट ईयर्स के लिए जो इनरोलमेंट डिटेल्स हैं बच्चे की वो क्या रहेंगी, तो उसमें बस 4.21 में एडमिशन नंबर है, वो तो आपको पता ही है। एडमिशन डेट होगी जो भी है, ऊपर भी बताया है मैंने कि एडमिशन डेट जो रहेगी वो इस साल की एडमिशन डेट रहेगी। अकेडमिक स्ट्रीम ऑप्टेड बाय द स्टूडेंट, हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए है, लाइक सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं उसमें डिफरेंट स्ट्रीम्स रहती हैं, लाइक आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, तो वहाँ पर आपको वहाँ वो डालना रहेगा। 4.2.4 पॉइंट पे आएंगे तो वहाँ कह रहे हैं कि स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर। तो प्रीवियस एकेडमिक ईयर में जो बच्चा है वो 21-22 में बच्चा कहाँ पढ़ा है, सेम स्कूल का है, दूसरे स्कूल में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें डालनी है। 4.2.4 में कुछ स्पेशल नहीं है, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो कि क्लास स्टडीड इन द प्रीवियस लास्ट एकेडमिक ईयर, कि 21-22 में उसने क्या कौन सा क्लास पढ़ा, तो 4.24 में वह यही कहना चाह रहा है। 4.2.5 में कह रहा है एडमिटेड और इनरोल्ड अंडर ओनली फॉर प्राइवेट अनएडेड। तो जो अनएडेड स्कूल्स हैं, प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हैं, उनके लिए 4.2.5 पॉइंट है और वहाँ ये कह रहा है कि वो स्टूडेंट्स जो कि क्या बच्चों को जो बच्चा है वो RTE के थ्रू आपके स्कूल में आया है, कोई डिसएडवांटेज ग्रुप है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा कि बच्चे की क्या कैटेगरी है। ठीक है। 4.2.6 में कह रहा है कि इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड वेदर अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन, मतलब कि बच्चे ने जो पिछला क्लास जो पढ़ा है वो उसमें वो एग्जामिनेशन में बैठा है कि नहीं बैठा है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, अगर बैठा है तो आप वहाँ पे उस हिसाब से ऑप्शन पर टिक कर देंगे। 2.6b पर अगर आए तो उसमें कह रहा है कि इन द प्रीवियस डेटा स्टडीड रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, तो पिछला जो उसने साल पढ़ा है उसका रिजल्ट क्या है। ठीक है, बच्चा प्रमोटेड है, नॉन पास्ड है, पास्ड है या ग्रेस से पास है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी रहेंगी। 4.2.6 सी में ये कहना चाह रहा है कि अगर 4.2.6 ए में आपने अपीयर्ड पर लगाया है तो फिर आपको बच्चे की परसेंटेज बतानी रहेगी कि कितनी परसेंटेज उसकी उस साल में आई है। ठीक है। 4.2.7 इसमें ये कहना चाह रहा है कि नंबर ऑफ डेज चाइल्ड अटेंडेंट स्कूल इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, जो प्रीवियस एकेडमिक ईयर था उसमें कितने दिन बच्चे ने स्कूल को अटेंड किया है। ठीक है, यहाँ पर बस इसमें इन्होंने यही मेंशन किया है कि ये जो वैल्यू है आपकी, जो भी नंबर ऑफ डेज आप डालोगे, इट शुड नॉट बी, you can see it's written here that it should not be more than entry in item 1.33। सो जो आइटम 1.33 है, अभी आइटम 1.33 क्या है ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ, इससे ज़्यादा ये वैल्यू नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, आपकी वैल्यूज़ बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसी में जब हम ऊपर जाएंगे इसी गाइडलाइन में, तो यहाँ देखिए 1.33 पॉइंट A, B, C एंड D, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज प्रीवियस ईयर फॉर प्राइमरी और अपर प्राइमरी और सेकेंडरी हायर स्कूल, ये दिया। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डेज फॉर द प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी section during the last academic year using 3-digit numeric. It is highlighted here, only those days will be counted which have been spread for instructional purposes including exam days। तो जब भी आपने स्कूल का डेटा भरा होगा और स्कूल के डेटा में ये जो 1.33 पॉइंट में जितनी भी वैल्यू वहाँ भरी होगी उस वैल्यू से ज़्यादा आपके नंबर ऑफ़ डेज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे जो हम डेटा भर रहे हैं वहाँ पे इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। तो ये आपने देख लिया। अब हम अपने आगे फॉर्म में बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर वैल्यू 1.33 में जो आपने वैल्यू डाली थी उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं तो फिर वही फैसिलिटीज़ एंड अदर डिटेल्स आ जाती हैं स्टूडेंट्स की, कि पहला है 4.3.1 में कह रहा है कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डेटा। क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड की जा रही हैं बच्चे को, ठीक है। सो इफ़ द स्टूडेंट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड एनी ऑफ द आइटम्स लाइक यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एस्कॉर्ट, हॉस्टल, मोबाइल, ये सारी चीज़ें हैं। 4.3.1 बी में पूछ रहा है स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट। क्या किसी बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रही है, छात्रवृत्ति मिल रही है केंद्र की तरफ से, स्टेट राज्य की तरफ से, या कोई दूसरी छात्रवृत्ति, ठीक है। 4.3.2 में कह रहा है फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN, ठीक है। तो वही चाइल्ड विद स्पेशल नीड को कोई फैसिलिटी स्कूल प्रोवाइड कर रहा है। चाइल्ड विद स्पेशल नीड मींस जो बच्चे जिनको लो विज़न है, जिनको हेयरिंग प्रॉब्लम है, सुनने में दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, तो उसको क्या स्कूल ये सारी फैसिलिटी दे रहा है, कुछ किट दे रहा है, लो विज़न किट दे रहा है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। वेदर चाइल्ड हैज़ बीन स्क्रीन फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, कुछ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, वो अगर कैटेगरी में बच्चा आ रहा है तो ये 3 कैटेगरी होती हैं, एक होती है डिस्ग्राफिया, एक होती है डिसलेक्सिया और एक होती है डिसकैलकुलिया, ठीक है। ये 3 होती हैं, ये आपको पता होगा। अगर कोई बच्चा इस तरह का है तो आप उसमें यस करोगे, नहीं तो नो कर दोगे, ठीक है। और ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है, नहीं भी पता है कि कौन सा बच्चा है, तो आप यहाँ से इसको पढ़ के पता कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी में आता है। देखिए, चलिए अब हम चलते हैं 4.3.2 पे। वेदर चाइल्ड हैज़ बीन स्क्रीन फॉर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ऑटिज़म किसी बच्चे को अगर है, ऑटिज़म भी एक डिसऑर्डर है, वो अगर किसी बच्चे को है तो वो डिटेल आप दोगे यस या नो, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि उस बच्चे में ऑटिज़म डिसऑर्डर है कि नहीं है, ठीक है। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने पूरी डेफिनेशन दी है कि ऑटिज़म डिसऑर्डर होती क्या है, वो सारी चीज़ें हैं। एक बार आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों को भी डिटेल में बताऊँ, ठीक है, आपको नहीं पता है तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगी। ये पॉइंट 4.3.5 पे वेदर चाइल्ड हैज़ बीन स्क्रीन फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो इस तरीके का कोई चाइल्ड है जिसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, मतलब कि जिसको अटेंशन देने में, फोकस करने में दिक्कत होती है, ऐसा कोई बच्चा है, ठीक है। इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है, इस डिसऑर्डर का भी पूरा डिस्क्रिप्शन होता है। इतना आसान नहीं होता डिस्टिंग्विश करना इन सब चीज़ों को, तो उसके लिए आपको पूरी डिटेल पढ़नी पड़ती है। तो ऐसा कोई बच्चा होगा अगर तो आप यस करोगे, नहीं होगा तो आप नो कर दोगे। फिर 4.3.6 में आते हैं कि इज़ द स्टूडेंट इन्वॉल्व इन एनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी। तो कोई बच्चा अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में है, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, तो वो आप यहाँ पर यस या नो में कर दोगे। 4.3.7 ए में कह रहे हैं कि हैज़ द स्टूडेंट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज अ गिफ्टेड और टैलेंटेड चाइल्ड इन एनी ऑफ द मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, साइंस, टेक्निकल, स्पोर्ट्स, आर्ट, देन कोड। देखिए, अब इसमें पूछ रहा है कि कोई बच्चा या तो क्या कोई बच्चा गिफ्टेड है या टैलेंटेड है। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन की भी गवर्नमेंट ने पूरी आपको डेफिनेशन दी है कि किसको कहेंगे, ठीक है, कि मतलब ऐसा बच्चा जिसमें कोई पोटेंशियल है, कि सेम एज के बच्चे हैं लेकिन उसमें से एक बच्चा ऐसा है जिसके पास ज़्यादा पोटेंशियल है, ज़्यादा अच्छा है, वो उस एरिया में एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, तो उस बच्चे को हम गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही सी, डी और ई जो पॉइंट्स हैं वो इसी से रिलेटेड है। अगर आप यस करोगे तो आप उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें फिल कर दोगे, ठीक है। अब हम तो पॉइंट 4.4 वोकेशनल एजुकेशन डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट। तो इसमें जो भी स्कूल्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो वोकेशनल एजुकेशन देते हैं बच्चों को। वोकेशनल एजुकेशन मींस कोई भी बच्चा है जिसको किसी 12th के बाद इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, किसी को डॉक्टर बनना है, तो उससे रिलेटेड नर्सिंग की जॉब्स होती हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ बहुत सारे स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं और इसका अलग से कोर्स होता है, पूरी ट्रेनिंग होती है। तो इसमें अगर आपका स्कूल है तो आप प्लीज़ ये सारी डिटेल्स को फिल करें। और बाकी सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, लाइक 4.4.2 है कि डिड द स्टूडेंट अंडरटेक एनी वोकेशनल कोर्स। तो अगर लेता है तो आपको यस करना रहेगा, और जब आप इसको यस कर दोगे
तो उसमें लिखा है कि ट्रेड सेक्टर, कि कौन सा ट्रेड बच्चे ने लिया है, उसका जॉब रोल क्या है, ड्यूरेशन ऑफ वोकेशनल क्लासेस अटेंडेड बाय स्टूडेंट। सी में दिया हुआ है कि उसने कितना अटेंड किया है, कितनी थ्योरी अटेंड की है, ये सारी डिटेल्स आपको बच्चे की देनी है। ठीक है। वेदर अपियर्ड फॉर एग्जामिनेशन इन प्रीवियस क्लास फॉर वोकेशनल सब्जेक्ट, कि वो किसी एग्ज़ाम में अपीयर हुआ है कि नहीं, ये आपको डिटेल बतानी रहेगी। वेदर द स्टूडेंट अप्लाइड फॉर प्लेसमेंट, प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया है कि नहीं। एंड द इन एफ इट इज़ वेदर द स्टूडेंट अप्लाइड फॉर अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप के लिए उसने अप्लाई किया है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बतानी है, जैसा भी आपके स्कूल का होगा उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे फिल कर देना। तो ये थी सारी गाइडलाइंस जो आपको ज़रूर से देखनी है, पढ़नी है। स्टूडेंट्स के डेटा को या स्कूल के डेटा को फिल करने के लिए आपको ज़रूर से देखनी है, उसके बाद ही अपना डेटा फिल करना है। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी कहीं भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपका ज़रूर आंसर करूँगी। अगर आपने अभी तक स्टूडेंट्स का डेटा फीड नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर करें जल्दी, बिकॉज़ गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि आपको जल्द से जल्द ये डेटा को फीड करना है। तो आप करें, और मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, पिछली वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया है कि कैसे करना है, आप उसको करें जाकर। और अगर कोई भी उसमें क्वेरी है, कोई डाउट आता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, और प्लीज़ उस वीडियो को भी लाइक करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूं और आप लोगों को गाइड करती रहूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।